सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में सभी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी सखाओं का भी और सभी सुनने वालों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। तो भाई इतनी खुशी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ओलंपिक का वो देख रहे हैं रिजल्ट और परिणाम, बहुत ज्यादा खुशी है। क्योंकि चाहे हम पुरुष हॉकी की बात करें या महिला हॉकी की, बस जब सेमीफाइनल में पहुंचे बहुत सालों बाद, तो कहते हैं ना कि कमेंटेटर तक की आंखों में आंसू आ गए और बिल्कुल खड़े हो गए सारे लोग। बस अब मेडल आ जाना चाहिए। देखो ऐसा है ना कि इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमने हिस्सा लिया और सेमीफाइनल तक पहुंचे और एक इतिहास रच दिया। वैसे तो पीवी सिंधु ने जब ब्रॉन्ज जीता तभी एक खुशी की लहर हो गई, क्योंकि एक पदक और हमारी झोली में आ गया। तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। जी बिल्कुल। और सावन का महीना भी ऐसा है कि बस खुशियां लेकर आ ही रहा है। और इतनी सारी खुशियां होती हैं, मन कहते हैं ना कि बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा चंचल सा रहता है सावन में। और देखिए सबको सबसे मिलने की भी बड़ी जल्दी रहती है। लड़कियां या सखियां सोचती हैं कि हम अपनी सखियों से कब मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर इसी समय में देखा जाता है कि मायके भी जाती हैं। बिल्कुल। और मायके जाती हैं, चलो, लेकिन मायके में पहुंच के झूला हम बाद में झूलेंगे। लेकिन विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, तो उस पर चर्चा करेंगे। और आज साहित्यकार किन के बारे में हम बात करने वाले हैं? नासिरा शर्मा जी के बारे में। नासिरा शर्मा जी, उनके बारे में आज बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे हस्तशिल्प कला की, जो बस्तर की बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत विविधता लिए हुए है। और जब भी ये जो हस्तशिल्प कलाएं जो होती हैं स्थानीय मिट्टी से जुड़ी हुई होती हैं, और ऐसे ही जगह जगह मेले लगते हैं जो सावन में, तो उसकी भी धूम अलग रहती है। तो चलो कुछ धूम मचाते हैं। मोहे लगी रे, मोहे लगी रे, लगी रे, लगी जुल्मी उमरिया, सवरिया, सवरिया में गिर गिर जाऊं, सवरिया में गिर गिर जाऊं। मोहे रोको रे, मोहे रोको रे, रोको रे, रोको हो गई बावरिया, सवरिया, सवरिया में गिर गिर जाऊं, सवरिया में गिर गिर जाऊं। लागे जब से ये नैन गया जियरा का चैन है, तब से ये नैना न लागे। लागे जब से ये नैन गया जियरा का चैन है, तब से ये नैना न लागे। बहके बहके है चाल है अभी से ये हाल, जाने क्या होगा आगे, जाने क्या होगा आगे। मुँह पे डारो ना, मुँह पे डारो ना, डारो ना, डारो ऐसी नजरिया, सवरिया, सवरिया में गिर गिर जाऊं, सवरिया में गिर गिर जाऊं। देखो आई
तो प्यासी रे प्यासी रे प्यासी प्रीत की बदरिया सांवरिया सांवरिया में गिर गिर जाऊं सांवरिया में गिर गिर जाऊं मोहे लागी रे लागी जुल्मी उमरिया सांवरिया सांवरिया में गिर गिर जाऊं सांवरिया में गिर गिर जाऊं। भाई ये झूमता हुआ जो गाना हमने सुना, बस मेले में पहुंच गए है ना। हाँ, और मेले में तो इतनी सारी खुशियां ऐसा लगता है कि जैसे पूरी सारी चीजें एक ही जगह पे आ गई हैं। बिल्कुल सावन भी वैसे ही महीना है। बिल्कुल। लेकिन ये जो मौका है, हमें लगता है इसी समय जो ये स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, शायद इसीलिए कि हम ज्यादा एहतियात बरते हैं, और जो बच्चे पीते हैं माँ का दूध, उनके लिए माँ भी थोड़ी सतर्क रहे, क्योंकि इस समय संक्रमण की संभावना भी बहुत रहती है। क्योंकि माँ का दूध जो है वो सच में अमृत कहा गया है, क्योंकि ये जीवनदायी होता है, और पहला पीला दूध जो है वो उनके संरक्षण के लिए भरपूर होता है, जिसमें प्रोटीन, एंटीबॉडीज और के गुण होते हैं, और इसी तरह से उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इससे बच्चे जो हैं वो बहुत बीमारी से लड़ने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। जी, और छोटे होते हैं तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं, या उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत कमजोर होता है। तो इसी वजह से अगर माँ का दूध वो पीते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से उनकी जो कहते हैं कि एक मजबूती शरीर को आती है। बिल्कुल आती है, क्योंकि वो बहुत सुपाच्य होता है, और वैसे तो कहते हैं गाय का दूध अच्छा होता है, लेकिन उससे भी बेहतर जो होता है वो माँ का दूध होता है। जितने एक बच्चे को, बढ़ते हुए बच्चे को जिन जिन चीजों की जिस मात्रा में जरूरत होती है वो प्रकृति ने दिया है, माँ के दूध में मिलता है। हाँ। तो और सुपाच्य भी होता है, तो जाहिर है कि हमारे बच्चे इससे सुरक्षित रहते हैं, और माँ को भी बहुत सारे शारीरिक लाभ मिलते हैं इससे। हाँ, क्योंकि जब छोटे होते हैं बच्चे, शिशु होते हैं, तो उस समय शरीर में भी बहुत सारे तरह के बदलाव होते हैं। तो अगर स्तनपान माताएं कराती हैं तो उससे शारीरिक लाभ उनको होता ही होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए जो बहुत वजन वगैरह बहुत बढ़ जाता है तो इससे भी थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि शरीर जो है वो कहते हैं कि अपनी अवस्था में, पहले की अवस्था में बहुत जल्दी से जल्दी आ जाता है। जी, और वैसे भी कहते हैं कि फिर दोबारा जो है वो गर्भधारण की जो समस्या जिससे परेशान होते हैं, घबराहट रहती है, वो भी बहुत हद तक रुकी रहती है अगर माँ स्तनपान करा रही है तो। और इसी के साथ साथ बच्चों की अगर हम बात करें तो चूंकि कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, एंटीबॉडीज, हमने जैसे पहले ही बताया, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और बहुत सारे जो भी पौष्टिक तत्व चाहिए एक बच्चे को, वो उन्हें मिलते हैं, और उनके आंतरिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। के साथ साथ उसमें पानी भी बहुत अच्छे मात्रा में होता है ना। हाँ जी, और इसी वजह से वो पतला भी होता है। और शायद पतला इसलिए भी होता है रेणु जी, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें जो पाई वो बहुत ही अलग तरह की होती हैं। तो दूध में जो पौष्टिकता होती है वो भी बहुत अलग होती है, और साथ ही साथ लैक्टो फॉर्मिंग तत्व एक होता है जो शिशु की आंतों में रोगाणु उस वक्त जो पनपते रहते हैं, जिससे कि वो लड़ने में कह सकते हैं कि सक्षम भी नहीं होता है। तो इन रोगाणुओं को पनपने से ये जो लैक्टोफॉर्मिंग तत्व है ये बचाता है। तो ये भी माँ के दूध की एक खासियत है। बिल्कुल। और जो हमने जैसे कहा कि पानी का तत्व रहता है इतना अधिक और इतना सही कि बच्चों को बाहर से कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ तक कि पानी भी पिलाने की नहीं होती है। तो जाहिर सी है श्रोताओं, आप समझ रहे होंगे कि जब बाहर से बच्चे कुछ खाएंगे पिएंगे ही नहीं तो संक्रमण की संभावना भी शून्य सी ही रहेगी। और इसके साथ साथ बच्चों में अगर दस्त, कुपोषण, ये सारी चीजों से बच्चे बच जाते हैं। और जैसे कहते हैं कि बच्चे प्री मैच्योर हो जाते हैं, या जी जो उनका निर्धारित समय है जब उन्हें इस दुनिया में आना है उससे पहले अगर आ जाते हैं, तो इन दोनों स्थितियों में बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं संजीवनी का काम करता है। क्योंकि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं वो तो जल्दी हो गए, और जो ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन दोनों के लिए ही ये फायदेमंद है। और जो गर्भाशय भी कहते हैं कि उसको भी थोड़ा सा लाभ होता है। कुछ एक जो बदलाव आते हैं, कुछ एक आंतरिक जो दिक्कतें होती हैं वो भी इससे ठीक होती हैं। और माँ का दूध तो शिशु के लिए आहार है ही है, और उसका अधिकार भी है, एक तरह से कह सकते हैं, जरूरत भी है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये उसका अधिकार है। हम बाद में बच्चों को पढ़ने की बात करते हैं, उनको खेलने की बात करते हैं कि उनको खेलने के लिए मिलना चाहिए, उनको पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जो माँ का दूध है वो भी माँ बच्चे के लिए बिल्कुल उसी का एकल अधिकार है।
तो वो उसको मिलना ही चाहिए, वंचित नहीं रहने देना चाहिए। और अब बहुत सारे ऑफिस की अगर हम बात करें, कार्यालय की या रेलवे में, बहुत सारी जगहों पर इस तरह से व्यवस्था की गई है कि माँ अगर चाहे, जैसे यात्रा करने जा रहे हैं तो आप अब अगर आप देखेंगे तो अक्सर बड़े स्टेशन पर या और भी स्टेशन पर हमने देखा है, छोटे स्टेशनों पर भी एक कक्ष बना होता है जहां माँ जाकर सुरक्षित बैठकर इत्मीनान से बच्चे को दूध पिला सकती हैं। तो ये सारी चीजों को इसीलिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि शिशु जो है वो स्वस्थ रहें, और जाहिर है कि इनके स्वास्थ्य की जो है स्थिति बेहतर हो रही है दिन ब दिन, तो इसको हम जारी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, और वो तो स्वस्थ रहेंगे ही, बच्चे तो स्वस्थ रहेंगे ही, लेकिन माता का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए खान पान में भी जरा ध्यान देना चाहिए, और जिनमें लौह तत्व ज्यादा होते हैं, यानी कि आयरन जिसमें ज्यादा होता है, ऐसे खाना ऐसा खाएं और ऐसी चीजें खाएं। खासकर दालें अगर आप लेती हैं तो अलग अलग तरह की दाल लें, जिसमें छिलके वाली दाल अगर रहें तो बड़ी सुपाच्य और अच्छी रहती है, उसमें प्रोटीन भी ज्यादा रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी हैं, और तरबूज में तरबूज बहुत अच्छा होता है, सुपाच्य भी होता है, तो उस वक्त के लिए ज्यादा अच्छा होता है। दूध वगैरह ले सकते हैं जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी की पर्याप्त मात्राएं होती हैं। जी, तो ऐसी चीजें ले सकते नहीं है, लेना ही चाहिए। जैसे कि आप गर्भावस्था के समय जितना हम खान पान में ध्यान रखते हैं, उतना ही हमें अगर स्तनपान जब करा रहे हैं तो उतना ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक पूरा जीवन आपके आधार पर चल रहा है। तो इस बात का ख्याल रखें, और उसके साथ साथ मानसिक शांति बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं कि अगर माँ अगर मानसिक रूप से सुकून में है और आनंद में है तो जाहिर है कि दूध भी अच्छा ज्यादा भी होता है और अच्छा भी रहता है। कैलोरीज भी कहते हैं ना जी, कि बर्न होती है ज्यादा उस समय, तो वो कैलोरीज जो है वो कहीं ना कहीं से तो वो आनी ही चाहिए शरीर में। तो खान पान बहुत जरूरी है। और कई जगह तो अलग अलग तरह के लड्डू भी होते हैं बहुत अच्छे, जो सौंठ के भी होते हैं, और बादाम वगैरह का हलवा है, और फल भी लेते हैं, सलाद है, और साथ ही साथ गोंद का लड्डू भी देखा गया है कि कई बार बनाया जाता है। संगीता जो है ना 40 दिन के अंदर की बात कह दी, जिसमें कि सौर की बात करते हैं, जब बच्चे होते हैं उस समय की बात है। और बिल्कुल इन सारी चीजों का भी बहुत महत्व है। वैसे ही कैल्शियम का महत्व है। पूरी सौर में कहते हैं कि एक पान जरूर खिलाते हैं जिसको बच्चे होते हैं। तो ऐसी माताओं का ध्यान रखना चाहिए पूरे परिवार को, और माँ को खुद भी ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि ये जो मौसम है जिसमें कि हमें अपने मतलब जो भी संक्रमण आदि न हो, क्योंकि पानी का संक्रमण बहुत तेजी से होने की संभावना रहती है, तो इन सब चीजों से बचे ताकि आप कोई दवा ना आपको खानी पड़े और उसका असर बच्चे पर ना पड़े। और इसके साथ साथ महिमा तो अपरंपार है माँ के दूध की। बच्चे को पिलाएं और आप भी खुश रहें और बच्चे को भी खुश रखें।
देखिए कितनी सारी बलाएं लेती हैं माता, और जी इतने सारे आशीर्वाद भी होते हैं जो बिल्कुल। इस गीत में हमने सुना। तो भाई हर कोई चाहता है कि उनके जो घर की जो फुलवारी है, क्यारी है, वो यूं ही खिली रहे और बच्चे उसमें हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, हम सब चाहते जी। हैं। और यहाँ तक कि केवल अपनी जो है फुलवारी नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि सभी के घर की फुलवारी इसी तरह से फूलों से सजी रहे, बच्चे जी। खिलखिलाते रहे, है ना? जी। और हंसता खेलता परिवार रहे। हाँ हाँ बिल्कुल। और बच्चे खुश रहते हैं तो लगता है माता पिता को तो वैसे ही खुशी मिल अपने आप जाती ही है। खुशी मिल जाती है जी। और माता पिता जो है, अगर बच्चे ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे हैं, तो भाई उनकी खुशी तो उसी उसी में है। और साथ ही साथ देखिए, आज जिनकी हम बात कर रहे हैं, नासिरा शर्मा जी साहित्यकार हैं रेणु जी। तो इनकी रचनाएं, इनके उपन्यास कई बार पढ़ने में हम हमारे सामने रहते हैं। जी लेकिन इनकी रचनाओं में भी ये एक बड़ी खासियत है कि जो इस तरह की समाज की चीजें हैं, थोड़ी सी खुशी है, थोड़ा सा गम है, थोड़े से उतार चढ़ाव हैं, जो भी, उनको ये बड़ी खूबसूरती से बयां करती हैं। जी हाँ, यही जी। तो खूबी होती है साहित्यकारों की। लेकिन अब आज हम बात करने जा रहे हैं नासिरा शर्मा जी की, जिनका जन्म 22 अगस्त सन 1948 को इलाहाबाद के एक समृद्ध मुस्लिम परिवार में हुआ। और नासिरा शर्मा उन विरले रचनाकारों में से एक हैं जिनकी हर कृति का कैनवास बहुत विराट है, बहुत वृहद है। और बड़ा मुश्किल है कि कौन सी कृति अच्छी है, वैसे तो सभी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इनकी जो इतना विराट लिखती हैं, विस्तार से लिखती हैं, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम बात करें खास तौर से इनकी किसी एक कृति के बारे में, तो बस नाम आता है इनका उपन्यास पारिजात। हम्म। जिसकी खुशबू भी इतनी ज्यादा है कि कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। नाम ही ऐसा है। जी और अभिव्यक्ति इसमें रह रह कर जो इन्होंने की है, बहुत सारी स्मृतियां इन्होंने इसमें संजोई हैं। तो जी वैसे तो पारिजात फूल की स्मृतियां स्वर्ग से जुड़ी हैं, जिसकी अभिव्यक्ति होती ही रहती है। और इस खुशबूदार और अलौकिक सौंदर्य वाले फूल के उसी खोज में निकल पड़ती हैं नासिरा जी, और इसे एक रूपक के तौर पर उपन्यास पारिजात में एक कथानक के तौर पर बुनती हैं, जिसमें से पारिजात की खुशबू आती है। भीनी भीनी। और एक शाम वो पारिजात के फूलों को खिलते हुए देखती हैं, उन्हें चुनती हैं और दुआ करती हैं कि ये फूल उनके दामन में गिर जाएं। किस्सा गोई के फन में माहिर नासिरा शर्मा के उपन्यास पारिजात नए पुराने रिश्तों की दास्तां है, लुप्त होती संवेदनाओं की पड़ताल है। कहीं ना कहीं वो ढूंढती हैं उन संवेदनाओं को जो कहीं गुम हो गई हैं, और जिसका ताना बना, क्योंकि ये वहीं की हैं तो इलाहाबाद के आसपास ही ढूंढती हैं। वहीं शहर लखनऊ की सरजमी पर बुना गया है इसका सब कुछ। और उपन्यास की कथा वस्तु में इतिहास किरदार बनकर उभरता है, कहीं तो कहीं वर्तमान और अतीत के बीच सूत्रधार की भूमिका निभाता है। और अगर हम बात करें तो जिसमें संदर्भ, शख्सियतें और घटनाएं चाहे अनचाहे अपना आकार ग्रहण कर लेती ही हैं। जी। और पारिजात केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि यथार्थ की धरती पर लिखी एक ऐसी तमन्ना है जो रोहन के खून में रेशा रेशा बनकर उतरी है। यानी कि रोहन इसके एक किरदार हैं, और रूही की सांसों में ख्वाब बनकर घुल गई। और रूही भी इस किताब की, उपन्यास की किरदार हैं। नहीं, बल्कि यूं कहें कि ये दोनों मुख्य किरदार हैं। और हाँ, इन्हीं के मुख्य। आगे पीछे चारों तरफ पूरी ये रचना रची गई है। और एक चीज और है रेणु जी, जी इसमें बड़ी खास बात कि इसमें किरदार बहुत सारे हैं। तो इतने सारे किरदार होकर भी जिस तरह से इन्होंने इसको लिखा है और जिस तरह से कहानी को गढ़ा है, वो अपने आप में बड़ा ही अलग है। तो पारिजात केवल एक रूपक ही नहीं, बल्कि एक रिश्तों की एक पूरी दास्तान है, कह सकते हैं। और दुनिया की भागदौड़ में रिश्तों की जो बहाली है, उसकी जो जद्दोजहद है, किस तरह से हम करते हैं या दुनिया करती है, लोग करते हैं, उस बारे में भी इन्होंने लिखा है। रोहन और रूही के माध्यम से भारत की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है ये उपन्यास पारिजात। और वैसे भी लखनऊ और उसके आसपास की सरजमी की हम बात करें तो वहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब बहुत हर पल, हर कण कण में देखी जा सकती है। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का समावेश विभिन्न पात्रों के माध्यम से इस उपन्यास में बखूबी किया गया है। रोहन जब विदेश से इलाहाबाद पहुँचता है तो उसे अपना शहर वैसा ही दिखाई देता है जैसा पहले था, और उसे फिर से महसूस हुआ कि वो तो कभी यहाँ से दूर गया ही नहीं था।
जी। और बाहर के माहौल ने अंदर की दुनिया को दस्तक देकर जैसे जगा दिया, यानी कि उसके मन के अंदर जो था जी। वो भावनाएं सामने आती हैं, क्योंकि वो और मन में हाँ, बसा ही था इलाहाबाद उसके। हाँ, जी। बसा था। तो उसमें वैसे भी कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम कहीं किसी जगह से बहुत प्रेम करते हैं, तो वहाँ रेणु जी गए हो या ना गए हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ तो आए ही हैं। जी। तो उसी तरह से रोहन भी है, और उसने हंसती आंखों से चारों तरफ देखा और मन ही मन कह उठा कि इलाहाबाद तेरा कोई जवाब नहीं। तो हर चीज का वर्णन लाजवाब, वही गलियां, वही गुब्बारे, वही गुड़ का सेव, हर तरफ हर्फ, हर कह सकते हैं कि हर्फ दर हर्फ, कभी इलाहाबाद तो कभी लखनऊ। कहीं इलाहाबादी अमरूदों पर लोकगीत सुना डालती है, कहीं लखनऊ की इमारतों, गलियों, बाजारों और पकवानों का वर्णन करती हैं। अंततः ये निष्कर्ष निकालती हैं कि इस शहर की अपनी एक खुशबू है। कुछ नाटकीय और कुछ स्वाभाविक घटनाक्रमों से होते हुए उपन्यास अंततः रोहन और रूही के मिलन पर समाप्त होता है, जो प्रतीकात्मक चरित्र बन जाते हैं और प्रगतिवादी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी, और वो पीढ़ी जो जाति धर्म से परे भारतीय मानवीय मूल्यों पर विश्वास करती है, यानी कि एकदम एक अलग तरह की पीढ़ी। और इन दोनों के विवाह का निर्णय कई परिवारों के लिए खुशहाली का संदेश लाता है, अंत में ऐसा ही है इसमें। और ये मूल कथा है जो घटनाओं के साथ चलती हैं, यानी कि कह सकते हैं कि केंद्र में है। जी, ये उपन्यास विराट आख्यान को अपने में समेटे हुए है, और यही वजह है कि इसमें पात्रों की अधिकता है। जैसे तुमने पहले ही बताया, हाँ। 500 पृष्ठों की के इस उपन्यास में लेखिका की सृजनात्मकता उभर कर सामने आई है, जिसमें उनके विचार, भाषा, संवेदनाएं और सरोकार बहुत संजीदा और धारदार हैं, जिसके अनुसंधान में लगता है कई वर्ष लग गए। उपन्यास पारिजात नासिरा शर्मा लेखन कला का एक अद्भुत विलक्षण उदाहरण है। जी, और नासिरा शर्मा जी अपनी रचनाओं में स्त्री पुरुष संबंधों को प्रमुखता से प्रस्तुत करती हैं, और हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो और फारसी भाषा पर नासिरा जी की पकड़ बहुत अच्छी है। सृजनात्मक लेखन, पत्रकारिता के क्षेत्र में जानी जाती हैं। वे ईरानी समाज, राजनीति, उनकी कला और संस्कृति की विशेषज्ञ भी मानी जाती हैं। कहानी संकलन, लेख संकलन और 7 पुस्तकों का फारसी में अनुवाद, बहुत सारे धारावाहिक में जैसे वापसी, सरजमी और शालमली शामिल हैं, और दूरदर्शन के लिए भी कई उन्होंने निर्माण किए फिल्मों के, जैसे माँ, तड़प, आया बसंत, सखी काली मोहिनी, सेमल का दरख्त, बावली, ये सभी शामिल हैं जो इनकी कृति को दर्शाते हैं। हाँ, और इनके जो उपन्यास हैं वो कुछ प्रमुख हैं कि 7 नदियां एक समंदर, शालमली और ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयां जान और कुइयां जी, हाँ, कुइयां जान क्या? कुइयां जान जी, ये यूके कथा, मिला। हाँ, इसे सम्मानित किया गया। और जीरो रोड भी इनकी एक उपन्यास है। इसके अलावा भी जो उपन्यास है पारिजात, जिसकी हम बात कर रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित ये अजनबी, जजीरा, कागज की नाव। अच्छा, पारिजात साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित है। जी, और वहीं कागज की नाव की अगर हम बात करें तो इसे भी व्यास सम्मान मिल चुका है। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी सी किताब है। जी, इसमें कागज की नाव में लोग जब बाहर जाते हैं अपने घरों के लिए, नौकरी करने के लिए, विदेश जब चले जाते हैं, तो ऐसी कुछ परिवार की कहानियां इसमें हैं उपन्यास में। तो नासिरा शर्मा जी जो हैं वो हैं, तो उन्हें हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बिल्कुल। मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। पिया जब से
और सताती है रातों को तेरी लगन जी हो। उड़ गई नैनों से मेरी निंदिया, जब तुझे देखूं मेरा धड़के दिया। तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। समार ये मौसम महकता हुआ, इसमें है रंग जालिम तेरे हुस्न का जी हो। ये समार ये मौसम महकता हुआ, इसमें है रंग जालिम तेरे हुस्न का जी हो। मुझे तूने मेरा दिल ले लिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, जब तुझे देखूं मेरा धड़के दिया। तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, अपना बनाने वाले तेरा शुक्रिया। भाई शुक्रिया शुक्रिया की तो जो बात है ना संगीता, लग रहा है कि जितने खिलाड़ी गए हैं उन्हें कितना भी शुक्रिया कहा जाए कम है, क्योंकि भाई देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तिरंगा लहराता है जब उन्हें कोई भी पदक मिलता है ना। बहुत खुश हो जाते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही, ऐसा नहीं लगता है रेणु जी कि पदक वो हासिल कर रहे हैं, खेल वो रहे हैं और मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन सारे का सारा ऐसा लगता है जैसे जितने भी भारतवासी हैं, जितने भी हम लोग हैं देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे लग रहा है कि सब हमारी ही झोली में आ रहा है और आ भी रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। शाकाहारी कमलप्रीत कौर जो हैं, मतलब बता रहे हैं कि बस वही पनीर की सब्जी, आलू के पराठे, मतलब बिना मांसाहार के उन्होंने भी अपने एथलीट में अपना नाम दर्ज कर लिया और 64 मीटर वो डिस्कस थ्रो करके उन्होंने अपनी मतलब जगह बना ली है और आज उनका मैच है। तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और जिन्होंने अभी तक खेल किया है और आगे और खेलने वाले हैं उन सब के लिए पूरे देश की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमें लगता है कमलप्रीत कौर भी आगे बढ़ रही हैं, कोई ना कोई पदक तो जरूर लाएंगी। जी तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। तो भाई चीयर फॉर इंडिया तो हम सबको करना है और आप कोशिश करें कि एक छोटा छोटा वीडियो भी हम डाल सकते हैं। 8 अगस्त तक ये महाकुंभ चल रहा है खेलों का है ना, और इसमें बहुत सारे लोग लग भी गए हैं, काम भी हाँ लग रहा है और अच्छा लग रहा है क्योंकि खिलाड़ी वहां जब खेलते हैं, जैसे तुमने कहा वहां खेलते हैं, हम सब यहाँ उत्साहित जरूर हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास भी दिलाना चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं, हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और जब वो जीतते हैं तो किस तरह से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इनसे काफी सीखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में जो हमारे देश का खेल का भविष्य है वो हम बच्चों का भी उज्जवल है और बच्चे ऐसा ही अच्छा करते रहें तो आगे हमारा देश भी आगे बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ गया है और बढ़ रहा है। और वैसे देखा जाए तो हमारे भविष्य की जो बात कर रहे हैं वो तो वाकई बहुत चमकता हुआ है, लेकिन हमारा जो इतिहास है वो भी बहुत समृद्ध है और आज हम बहुत पुरानी हजारों साल पुरानी कला की बात कर रहे हैं जिसको इस हद तक लेकर आना आसान नहीं है। वहीं अगर हम बताएं कि हमारे जो विश्व धरोहर में हमारे देश की 40वीं एक जगह है धौलावीरा जो रण में है कच्छ के, वो अभी एक हफ्ते के अंदर ही शायद उसको लिया गया है विश्व धरोहर में और ये 40वां स्थान है जो हमारे देश का जिसको कि विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो बधाई की बात है ये भी। और आज हम जिस कला की बात कर रहे हैं वो बस्तर से संबंधित है, लेकिन
वहीं कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो से जुड़ी हुई है, इसलिए हमने धौलावीरा की भी बात की। हाँ जी जी। और छत्तीसगढ़ की ये बड़ी ही खूबसूरत कला है, और साथ ही साथ इसकी इसकी एक खासियत है कि ये आदिवासी कला भी एक तरह से कही जाती है, लेकिन आजकल देखेंगे रेणु जी तो बहुत जगह प्रदर्शनियों में बहुत सुंदर नजर आती है ये। तो बस्तर छत्तीसगढ़ का एक जिला है और यहाँ की कुल आबादी कह सकते हैं उसका 70% भाग जनजातीय है, और यहाँ गोंड और अन्य जो आदिवासी जातियां हैं वो यहाँ रहती हैं, और जंगल यहाँ पर बहुत मतलब कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में है, और टीक और साल की जो लकड़ियां होती हैं जिनकी की किस्म बहुत बड़ी अच्छी मानी जाती है वो यहाँ बहुत आयत में पाई जाती हैं। प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। बस्तर अपनी परंपरागत कला कौशल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो बिना मशीन के हाथ से बने जो आती हैं चीजें बनाई जाती हैं उनको ये बनाते हैं और बहुत इसकी खास पहचान है। और यहाँ की बोली अलग अलग है और 14वीं शताब्दी में जो राजाओं द्वारा इन्हें संरक्षण दिया गया, उस समय जो राजा थे और जिनका नाम था काकतीय राजा, इन द्वारा इन्हें संरक्षण दिया गया, और जिससे यहाँ के हस्तशिल्प कला को, जैसा कि हम बार बार कहते हैं अपने कार्यक्रम में कि जब इन्हें संरक्षण मिलता है समृद्ध लोगों से तो जाहिर है कि वो और फलती है, फूलती है, पनपती है ये कला। और बस्तर की कला जो है वो कौशल के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अलग अलग है। काष्ठ कला भी है, बांस से भी यहाँ बड़ी खूबसूरत चीजें बनाई जाती हैं, और मिट्टी से भी बनाई जाती हैं, जिसे मृदा कला में हम रखते हैं जी, विभाजित किया जा सकता है। यानी यहाँ की कला अपने आप में संपूर्णता को दर्शाती है जी। बस्तर का घड़वा धातु शिल्प कंघियों से लेकर मूर्ति तक बनाने में काष्ठ शिल्प बस्तर का पारंपरिक मृदशिल्प, ढोकरा कला, कांसा से बनी कलाकृतियां, लौह शिल्प और बांस से बनी विश्व बाजार में चर्चा है। और पहले कह सकते हैं कि बस्तर दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जहां काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव का शासन था। तभी से यहाँ की परंपरागत कला कौशल प्रसिद्ध है। आदिवासी समुदाय अपनी दुर्लभ कला को तभी से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ संजोते चले आ रहे हैं, जो कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। जो यहाँ की कला है रेणु जी वो बड़ी ही परंपरागत है, और इसकी तकनीक जो है वो बहुत ही अलग है, प्राचीन भी है। और वैसे ही मृदा शिल्प की अगर हम बात करें यानी मिट्टी के शिल्प की, तो यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि जो मिट्टी का काम करते हैं उन्हें कुम्हार कहा जाता है। कुम्हार के कच्चे माल का स्रोत इंद्रावती नदी है। जाहिर है कि नदी से ही मिट्टी मिलती है, और नदी के ऊपरी भाग की मिट्टी का उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। और वहीं जब चाक की बात आती है, क्योंकि चाक पर ही बर्तन बनते हैं, तो सुंदर और टिकाऊ लकड़ी जंगलों से मिलती है। बर्तन के अलावा गजराज, उनकी सजावट यानी हाथी, उस पर बैठा महावत और तरह तरह की मूर्तियां, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनाकर उन्हें फिर धीमी धीमी आंच में घंटों पकाया जाता है। आप सब जानते हैं कि मिट्टी की चीजों को पकाया जाता है, और फिर जब पक जाते हैं तो नदी की गहराई से लाई हुई मिट्टी का उन पर घोल चढ़ाया जाता है, जिससे कलाकृतियों में लालिमा पूरी तरह से आ जाती है, जैसे कि गेरू का रंग होता है और वो खूबसूरत सा रंग आता है। तो ऐसे फिर मटका है, हंडिया है और तरह तरह के दिए भी बनाए जाते हैं। वहीं मिट्टी के मास्क इस शिल्प कला की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और अगर हम और चीज़ों की बात करें तो सुराही, लैंप, पेन होल्डर, पेपर वेट जैसी चीज़ें बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बनाई जाती हैं। जी, तो ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो आश्चर्यजनक लगता है वो मास्क है कि मास्क किस तरह से मिट्टी से बनाते होंगे। और एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो उस पर मिट्टी का लेप लगाते हैं बनाने के बाद, वो भी अलग से, मतलब पकाने के बाद मिट्टी का जो लेप लगाया जाता है तो जो रंग आता है वो कितना खिला हुआ रंग होता होगा। बिल्कुल जी। और ढोकरा शिल्प जो है यहाँ की वो भी बड़ी प्रसिद्ध है, या गढ़वा कला भी इसे कहते हैं। बड़ी ही असाधारण कला है ये, साथ ही बड़ी प्राचीन भी है। इस कला में तांबा, जस्ता, रांगा इन धातुओं में को पहले ढाला जाता है, और ढलाई करने के बाद फिर उसके मूर्ति, बर्तन, रोजमर्रा के सामान बनाए जाते हैं। और इस प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस विधि के कारण, जब चूंकि मोम का इस्तेमाल करते हैं मधुमक्खी का, तो इस विधि को फिर मोम क्षय विधि भी कहते हैं।
और इस कला का उपयोग करके बनाई गई मूर्ति कला का सबसे पुराना नमूना अगर हम देखना चाहते हैं, अगर उसकी बात करें, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो है। और ढोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला और बस्तर जिले के कोटा गांव के कारीगर ढोकरा मूर्तियों पर काम करते हैं और मूर्तियां बनाने में मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। जी, और उसके बाद इसी तरह से बस्तर की जो लच्छेदार धागे की तकनीक है वो भी बड़ी प्रसिद्ध है, जो विश्व प्रसिद्ध है और जो यहीं पर सिर्फ प्राप्त होती है, ऐसा कहते हैं कि और कहीं जगह नहीं होती है। और टोकरे बनाने वाली जो रस्सी होती है उसकी घास इसमें मोड़ मोड़ कर लगाई जाती है और इस तरह से ये आकार देते हैं। आकार तो देते हैं, लेकिन आगे हम और भी बहुत सारे इसके लौह शिल्प आदि की भी बात करेंगे। और भी तरह तरह की यहाँ पर कलाकृतियां हैं जो बनाई जाती हैं, खासतौर से बेल मेटल कला की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक संगीता गीत सुनते हैं। जी।
देखिए, धातुओं की कीमत है, लेकिन जो ये कला है ये बड़ी बेशकीमती होती है। और हम बात कर रहे हैं बस्तर शिल्प कला की, तो इस शिल्प की तकनीक को जो बाद में धातु शिल्प में भी अपनाया गया, यानी कि जो हम रस्सी मोड़कर बनाने वाली बात कह रहे थे रेणु जी, वही है कि उसे अपनाया गया, और जिसे मतलब उसी तकनीक से पायल और टोकरी, जो जिसमें एक खास तरह के मतलब दाने दिखाई पड़ते थे, उस तरह की कुछ टोकरियां जिनमें डिजाइन होती थी, और खपची से बनी सुंदर सुंदर टोकरियां। तो इसके परिवर्तन की कहानी जो है वो कुछ इसी तरह की है कि किस तरह से ये रचता बसता चला गया। जी हाँ, लौह शिल्प की हमने जैसे बात की, इसमें गहरा रंग और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मौलिक स्वरूप होता है, इसमें कोई आडंबर नहीं होता है, फालतू को इसको जबरदस्ती सजाते नहीं है लोगों को आकर्षित करने के लिए, बल्कि लालित्य है, गरिमा का भाव है, और आदिवासियों में पर्यावरण के प्रति जो सहज आदर भाव भी है वो भी साफ झलकता है। हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है कि ये जो कलाएं हैं ये भी कहीं ना कहीं सावन से जुड़ी हुई हैं, और लिखा है कि आगे की पीढ़ी को अगर ये हमें कला दिखानी होगी तो अपने पेड़ों को बचाना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहीं इस शिल्प में जो कच्चे माल में खास तौर से लोहे का छीजन इस्तेमाल किया जाता है, जो चेरांग दुगड़ी की खान से प्राप्त होता है। लौह शिल्प सरल किंतु प्रभावशाली है, और भट्टियों के अंदर धातु को पीट पीट कर लचीला बनाया जाता है। जानते ही हैं आपकी लौह को जब हम गर्म करते हैं तो मुलायम होता है, फिर बमर और सरसी के प्रयोग से इसे आकार दिया जाता है, जैसा चाहते हैं वैसा। जी, और इस शिल्प कला की कारीगरी इस तथ्य से प्रभावित होती है कि उत्पादों में कहीं भी इसमें जोड़ नजर नहीं आता है, और वस्तु के तैयार हो जाने के बाद इस पर चमक बढ़ाने के लिए वार्निश की कोटिंग लगाई जाती है, जिससे ये चमकदार हो जाती है। और इस तरह से लैंप हो गए, मोमबत्ती स्टैंड हो गए, और अलग अलग तरह के संगीत के जो यंत्र होते हैं उन्हें ली हुई मूर्तियां, और अलग अलग तरह के जैसे शेर हैं, बंदर हैं और हिरण हैं, इनकी आकृति वाले खिलौने भी बनाए जाते हैं। और बहुत सुंदर ये हमारे लिए कहना चाहिए सजावट की चीजें बनती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। जालीदार वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। बस्तर के कांडा गांव, गुना गांव और उमार गांव इस शिल्प का प्रमुख केंद्र हैं। और काष्ठ शिल्प कला की बात करें तो बस्तर क्षेत्र में शीशम और टीक के जो वन पाए जाते हैं, इससे यहाँ की कला जो है बहुत समृद्ध हुई है, और शायद इसीलिए इनको विचार भी आया होगा। पहले इन लकड़ियों का उपयोग आदिवासी अपने ईंधन के लिए बस करते थे और घर भी बनाते थे। बाद में ये एक शिल्प के रूप में प्रसिद्ध हुई, उन्होंने किया और फिर तो विश्वविख्यात हो गई। जी, और समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे इन लोगों ने लकड़ी में नक्काशी खोदने और काष्ठ कला को परिष्कृत करने में ये लग गए, और इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे ये कला सीख ली, जिससे इनके बीच शिल्प में निपुण फिर बढ़ई समुदाय का भी उदय हुआ। और ये दो समूह थे, एक कृषि औजार बनाने वाले और दूसरे सजावटी और कुल चिन्हों के जो स्तंभ होते हैं, यानी कि टोटमिक पिलर्स, उन्हें बनाया करते थे। क्योंकि भाई यहाँ पर जैसे लकड़ी का भी काम होता है, और देखो बड़ी खास बात है कि वहीं पर उतना ही धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है, तो जाहिर मतलब बात स्पष्ट हो जाती है कि औजार भी बनते हैं धातु से, और वहीं लकड़ी और मिट्टी, इन सब चीजों से सजावट की चीजें और बाकी चीजें बनती हैं। और इस तरह से फिर जब वृक्षों के छाल उतारने, लकड़ी की सतह को चिकना करने, आकार देने के बाद पोह, पिसल और छोटे छोटे साला पोह का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कला बस्तर के छोटुल गांव में देखने को मिलती है। और नृत्य के दौरान बजाए जाने वाले जो ड्रम होते हैं, वो भी बड़े अलग अलग तरह के ये बनाते हैं। नक्काशीदार कंघी और दरवाजों और खंभों पर प्रेममयी बड़ी सुंदर आकृतियां, और सूरज और चंद्रमा, फूलों की आकृति, साथ में ज्यामितीय आकार की भी रूप आकृति में देखने को मिलते हैं। दरवाजों की छत है, सीलिंग है, लेंटर है, तो ये सारे काष्ठ के, सुंदर कह सकते हैं, काष्ठ कला के बड़े ही सुंदर और आकर्षक नमूने हैं। तो और धीरे धीरे इसमें है ना कि जैसे जैसे और भी लोगों ने इसमें बहुत सारे और प्रयोग किए। हमने तो देखा कि जैसे वो जो तख्त होती है, जैसे डबल बेड जैसे होते हैं, उसके चारों तरफ भी बड़ी सुंदर लंबी सी ढेर सारे, मतलब जैसे कोई कारवां जा रहा हो वैसी नक्काशी बनाई गई है, तरह तरह के चित्र उसमें बनाए गए हैं, उसको सजाया गया है। और वहीं कुछ जैसे लोगों की बारात हो, कहीं डोली है, मतलब बहुत अलग अलग तरह से उसमें अपने मन से जो है कलाकार आकृति देते हैं और गढ़ते हैं उसको। बहुत सुंदर लगता है। और इसके अलावा बस्तर क्षेत्र की विशालता, घने दुर्गम जंगल है, विभिन्न जनजातियां हैं, अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज और प्राचीन अवशेषों की जो है ना वो बहुलता है, और सभ्यताओं का एक रूपदर्शी चित्र भी है यहाँ पर देखने को मिलता है, और जिसमें हजारों साल पुरानी आदिम संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।
और इसके बाद एक बड़ी ही खूबसूरत इनकी कला है जिसका कि हमने जिक्र किया था रेणु जी कि आजकल देखा जाए तो एयरपोर्ट्स में खास करके देखने को मिलता है कि बड़ी ही सुंदर बेल मेटल कला जो है उसकी बनी हुई बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं और जो प्रदर्शनी में भी दिखाई जाती हैं। तो इनका है कि ये छत्तीसगढ़ में आने वाले जो भी लोग होते हैं तो खास करके यही दिया जाता है, यानी कि बेल मेटल से जो बनी हुई कलाकारी की चीजें हैं वो उनको दिया जाता है। लेकिन आगे पहचान है, कह सकते हैं पहचान है। हाँ, जैसे कि आगरा जाते हैं तो हम छोटा सा ताजमहल देते हैं और कहीं ना कहीं एक स्मृति के तौर पर ले जाते हैं, वैसे ही बेल मेटल कला की बात है। थोड़ा विस्तार की बात है, हमें लगता है एक गीत सुन लेते हैं फिर उसके बाद बेल मेटल कला पर बात करते हैं, है ना? क्या हुआ ये जो चुलबुला सा गीत था, मजा आ जाता है ना। पहले इस तरीके के समूह गीत बहुत ही बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं और बड़े ही सुंदर, उसमें जो पिक्चराइजेशन होता था वो भी बड़ा सुंदर होता था। लेकिन फिल्म कौन सी थी? जिस देश में गंगा बहती है। और इसके साथ ही आज हमने फिल्म मेरे लाल का गीत सुनवाया, मेरा गांव मेरा देश का गीत सुनवाया, सुहाग रात फिल्म का गीत सुनवाया और वहीं गृहस्थी का भी गीत सुनवाया। आया सावन झूम के।
जी, तो ये तो हम अभी बताएंगे क्योंकि अभी गीत हो सकता है एक और हम सुनवाएं, लेकिन बेल मेटल कला की जो हम बात कर रहे थे, ये खास तौर से बस्तर के कोंडा गांव में उत्कृष्ट यहाँ कलाकारी इसकी होती है और इनकी ऊंची कीमत भी मिलती है। ये पेशा खास तौर से गढ़वा जाति के लोग करते हैं और इस कला में क्योंकि ये दक्ष होते हैं, इनका जो पेशा भी यही होता है और लगभग 4,500 पुरानी इस कला को, बहुत बड़ी बात है, श्रम साध्य कार्य है कि उन्होंने इसको पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा है। जी, और 5 तरह के जो मेटल होते हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं, कांसा, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल और जस्ता, इनका उपयोग होता है, तब ये बेल मेटल आर्ट में जो उपयोग होते हैं। और इसे कभी कभी पंच धातु, बाद में कभी अष्ट धातु की भी मूर्तियां जो हैं वो काफी कीमती होती हैं और इनकी मतलब कहना चाहिए कि बहुत मांग भी रहती है। जी, और मिट्टी से जो कलाकृति बनाई जाती थी पहले, इस पर मोम के धागे बनाकर डिजाइन करते हैं, ये कलाकृति बनाते हैं, फिर मोम के धागे बनाते हैं, उस पर डिजाइन करते हैं और फिर दोबारा जो है मोम के ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते हैं और इसमें फिर मिट्टी डालकर पकाया जाता है और इसको भट्टी में फिर पकाया जाता है मोम डाल करके और फिर धातु के मिश्रण को पिघलाकर द्रव्य रूप में सांचे में डाला जाता है, जिसमें बहुत समय लग जाता है और इसी तरह से फिर सांचे में से निकाल देते हैं और फिर वो कलाकृति बन जाती है। जी हाँ, उसे चमकदार बनाते हैं। जाहिर है किसी भी चीज को जब बेचना होता है तो उससे थोड़ा सा उसका जो प्रदर्शन है वो अच्छा होना चाहिए, लोगों को आकर्षक लगे। चमकदार बनाया जाता है पॉलिश के जरिए और वैसे तो ये कला हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन देश विदेश में आज भी कदरदान है इसके। हड़प्पा सभ्यता की झलक के लिए ये कला है और की लिए हुई ये कला है और बहुत अद्वितीय कला है। और बस्तर का दशहरा भी रेणु जी बहुत प्रसिद्ध है, जो आजकल मतलब सावन से शुरू हो जाता है, मतलब इतने ज्यादा दिन मनाया जाता है। और लकड़ी के रथ जो हैं वो बनाए जाते हैं और इसके लिए बड़ी सुंदर लकड़ियां लाई जाती हैं जंगल से और इसे पाट यात्रा कहते हैं। जो दशहरा शुरू होता है इस वक्त से, तो उसे पाट यात्रा कहते हैं और काफी दिन मतलब उसके बाद एक दरबार सा लगता है, एक दरबार की रस्म होती है जिसमें दरबार लगाकर राजा जो होते हैं बस्तर के महाराज और वो समस्याएं सुनते हैं, तो फिर इसके बाद ये खत्म हो जाता है, यानी कि समापन इसका हो जाता है पाट यात्रा का। इसीलिए बहुत अच्छी बात है। यही हमारे साथी भी लिखकर भेज रहे हैं कि बस्तर शिल्प कला लकड़ी पर भी की जाती है, बहुत सुंदर है ये कला, हमें अच्छी तो लगती है पर इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है तो आज वृक्षों को बचाना है। ये कला भी हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सावन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही आपने लिखा है और वहीं सभी ने लिखा है और सभी एक बात और है संगीता कि बस्तर के बारे में, छत्तीसगढ़ में जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र, आपने चर्चा की है कि केरल राज्य से बड़ा है। यहाँ 400 वर्ग किलोमीटर पर जंगल फैले हुए हैं और बस्तर की हस्तशिल्प कला विश्व प्रसिद्ध है। दरअसल इस क्षेत्र में अत्यधिक जंगल होने के कारण यहाँ पर लकड़ियों का उपयोग बहुत होता है, इसलिए आपको यहाँ पर काष्ठ कला मिलेगी, लकड़ियों से बने हुए अनेक प्रकार के कलात्मक वस्तुएं जैसे हमने चर्चा की मिल जाएगी। और यहाँ के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, आदिवासी हैं, इंटीरियर में रहते हैं, इसलिए इनका शोषण भी होता है। इनकी कला को बहुत सस्ते दामों में खरीदकर ऊंचे महंगे दामों पर बेचा जाता है और लेकिन अब इस पर सरकार का नियंत्रण हो गया है तो जाहिर है कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं और जाहिर है कि उसका जो लाभ है वो कहीं ना कहीं कलाकारों को भी जरूर मिल रहा है और आगे मिले, इस बात की हम उम्मीद भी करते हैं। जी, इन्होंने केरल की बात कही है रेणु जी, तो मैं यहाँ एक चीज इसमें जोड़ दूं कि काकतीय राजा जो हुआ करते थे, यानी कि उस वक्त के जो राजा थे, उस शासन के जो राजा थे, उनमें से पुरुषोत्तम देव जो थे, उनका ये बस्तर में उनकी जो कह सकते हैं कि एक तरह से शासन था उनका था। जी, तो ये अब आता है छत्तीसगढ़ में। जी, पहले तो सारा मिला ही हुआ था, ये सभी को विदित है। जी हाँ। और अब एक चलते चलते एक खूबसूरत गीत सुनवा देते हैं। जरूर। सावन
आई तो ये गरजत बरजत सावन आया। लेकिन इसी के साथ हम अपने साथियों से विदा लेते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली